be the spokesperson for India, that is Bharat. अब जहां तक यूएस ईरान वॉर की बात हो तो हर दिन हमें हमेशा यही सुनने को मिलता है कि यूएस प्लानिंग कर रहा है कि ईरान को पूरी तरीके से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा, उनकी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देगा। ईरान कहता है कि आइए चेक कर लीजिए, अगर आप में इतना ही मादा है तो देख लेते हैं। और फिर एक नेशन दूसरे नेशन पे अटैक करता हुआ पाया जाता है और हर तरफ हमें सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिलती है कि अटैक के अटैक हो रहे हैं, कन्फ्लिक्ट है, वॉर चल रही है, पूरा वर्ल्ड क्रिपल डाउन हो रहा है, पूरा वर्ल्ड इफेक्टेड किया जा रहा है। और वहाँ पे जब ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आती है ना, तो अश्योरेंस फील होता है कि अभी भी काइंडनेस है, लॉयल्टी है, ह्यूमिलिटी है या ह्यूमैनिटी है, ये सारी चीज़ें आज भी एग्जिस्ट करती हैं। अब हालांकि आप सीज फायर पे मुझसे बात पूछेंगे तो मैं उसके ऊपर डिटेल से वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं कि देखिए पाकिस्तान जो है ग्लोबल स्टेज पे एक बहुत बड़ा लीडर उभर के आया है, जहाँ पे उन्होंने मीडिएट किया है इन दोनों वॉरिंग पार्टीज़ के बीच में, खासकर यूएस और ईरान के बीच में। और इसी वजह से हमें 2 हफ्ते का सीज फायर देखने को मिल रहा है। क्या पाकिस्तान का जो स्टेचर है वो बढ़ चुका है, क्या इंडिया साइडलाइन हो चुका है, इन सब पे मैं बात करूँगा, एक डिटेल वीडियो भी लेके आऊँगा। बट उससे पहले सबसे अच्छी बात यह है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर के रिप्रेजेंटेटिव हैं टू इंडिया, जो आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर अब्दुल माजिद हकीम इलाही। इनका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और इन्होंने बहुत पॉजिटिव बातें कही हैं इंडिया के बारे में, इंडिया के लोगों के बारे में, और किस तरीके से इंडिया का रोल रहा इस पूरे वॉर या पूरे कन्फ्लिक्ट के दौरान। यहां तक उन्होंने ये चीज मेंशन कर दी थी कि मेरे पास में वर्ड्स नहीं है कि मैं एक्सप्रेस कर पाऊं इन अच्छे लोगों की क्या वैल्यू है। और खासकर जब वो बात कर रहे थे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन इंडिया, मतलब जो इंडिया में लोग हैं, जिस तरीके से उन्होंने इस कन्फ्लिक्ट के दौरान ईरान को सपोर्ट किया है। और आप सबको याद होगा, मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहां पे जो ईरानियन एम्बेसी है इंडिया के अंदर, उन्होंने सबसे पहले एक फुटेज रिलीज किया था, जहां पे उस वीडियो में आप देख पाएंगे कि कैसे जो इंडिया की तरफ से पहला मेडिकल एड का शिपमेंट भेजा जा रहा था ईरान को। क्योंकि जब अटैक्स होते हैं और जब वॉर और कन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन होती है तो हर एक कंट्री में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो या तो इंजर्ड होते हैं या मारे जाते हैं। तो उस टाइम पे हर एक कंट्री को ज़रूरत होती है कि उन्हें पैसे भेजे जाएं, और खासकर पैसे से ज़्यादा ऐसी चीज़ें भेजी जाएं जो उनकी ज़रूरतें की हों उस टाइम पे। और खासकर मेडिकल एड की बात करें जब भी कोई नेशन कन्फ्लिक्ट पे या वॉर के अंदर इन्वॉल्व होता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जब भी मैं इंडियंस के बारे में सोचता हूं ना, मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूं। और इवन उन्होंने यहां तक कह दिया, आई क्राई व्हेन आई थिंक ऑफ इंडियंस। अब एक बार के लिए मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहूंगा और इवन एक स्टोरी भी वो डिस्कस करते हैं। उस स्टोरी को भी आप खासकर सुनिएगा, बिकॉज ये रिप्रेजेंट करता है कि कई बार हम देश अगर मान लीजिए पड़ोसी भी नहीं है और किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हैं, बट ह्यूमैनिटी कैसे हर एक चीज को ओवरकम करती है। और शायद यही ह्यूमैनिटी है, यही मानवता है जो आज भी आप देखेंगे इंडिया ईरान के रिलेशनशिप को स्टेबल रखती है। और इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के क्राइसिस की जब भी बात की जाती है तो इंडिया उन फ्रेंडली नेशंस में था जिनके शिप्स और वेसल्स को अलाउ किया गया था और सेफ पैसेज दिया गया था इस पूरी वॉर और कन्फ्लिक्ट के दौरान। हैव अ लुक एट दिस वीडियो, देन वी विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। So our brothers and sisters in India, really I cannot describe them. Whenever I remember them, I cry. How they are excellent. I cannot find the word to express the value of these good people. Really, I cannot express how I'm feeling towards them. You cannot get any other nation like them. They have such loyalty, kindness, humanity with other people. Although I received maybe some days ago a professor, he was Hindu. He said, I'm telling you, we are not your neighbor. We are not the same religion, in the same religion. But we support you because we realize that you are true, you are right. And during our history, we were standing with the justice, with the humanity. Never we lose our morality and humanity. Thank you very much. And I would like to congratulate all our brothers and sisters in India for having such beautiful people. They are excellent. I said they are extraordinary people. You cannot describe them. The words are limited to describe such good people. अब आपने ये वीडियो देख लिया होगा और एक हिंदू प्रोफेसर के बारे में जो ये कहानी मेंशन कर रहे थे, एनेक्डोट मेंशन कर रहे थे, वो भी आपने देख ली होगी कि किस तरीके से मतलब अबव रिलीजन या फिर अबव चूजिंग साइड्स, हर एक चीज के ऊपर पहलू रखते हुए कैसे ये रिलेशनशिप इवॉल्व होती है ऐसे टाइम पे। यही दर्शाती है कि कितनी भी नेगेटिविटी हो हमारे आसपास, हमें एक बार बस पॉजिटिविटी की तरफ देखना बहुत जरूरी है। चाहे से वो लाइफ में कितनी भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आसपास बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में स्टेप लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो नेगेटिविटी धीरे धीरे हटती हुई चली जाती है। बट अगर आप पूछेंगे कि आप जब इंडिया की बात करते हैं तो क्या
इंडियन लीडरशिप का भी बहुत बड़ा रोल था। देखिए, इसके बारे में इन्होंने बात करी। इन्होंने साफ साफ ये कहा कि चाहे से आप इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ले लीजिए एस जयशंकर साहब, या फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ले लीजिए नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने भी लगातार बातचीत की थी जो भी ईरानियन लीडरशिप थी। अब चाहे से वो ईरान की तरफ से उनके फॉरेन मिनिस्टर हों सैयद अब्बास अरगाची, या ईरानियन प्रेसिडेंट हो मसूद पेजेश्किन, उन सबसे लगातार बातचीत हो रही थी। और लगभग इन्होंने मेंशन किया कि 3 से 4 बार, हालांकि इन्होंने रिकॉल करते हुए ये बताया कि 3 बार बातचीत हुई थी और वो बातचीत बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थी और उस बातचीत में आपको मैच्योरिटी दिखेगी। इस सारी चीजों के बारे में वो मेंशन कर रहे थे। और उन्होंने एक चीज मेंशन करी कि हमें यह जरूर बिलीव है कि इंडिया हमेशा जस्टिस और मोरालिटी के साइड खड़ा रहेगा। अब जहां तक ये करंट सिचुएशन की बात कर रहे थे, जब इन्होंने बोला कि एट प्रेजेंट जो सीजफायर हो चुका है, तो उन्होंने कहा कि हमने ये वॉर शुरू नहीं करी थी। अब यूएसए ने पहले दूसरी कंट्रीज का इस्तेमाल किया, जहां पे ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं कि ईरान को पहले इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज के जो बेसेस है वहां से निशाना बनाया गया, इजराइल ने हमारे ऊपर टारगेट किया गया। अब वॉर से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन था, सब लोग पीसफुली ट्रेड कर पा रहे थे। लेकिन अगर मान लीजिए आप अपने मिडिल ईस्टर्न बेसिस का यूज करेंगे, हमारे ऊपर अटैक करेंगे, हमारे ऊपर कंफ्लिक्ट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारी ताकत है हम उसका इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। और अब जब ये सीजफायर हुआ है तो हम ये होप करते हैं कि ये कंटिन्यू रहे, ताकि रीजन में पीस आए और सब कंट्रीज बेनिफिट कर सके। हम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ नहीं है, हम नहीं चाहते कि उनके साथ हमारा कंफ्लिक्ट हो, बट अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाएगी, क्योंकि यूएसए अपनी धरती से डायरेक्टली हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहा है। अगर हमारे ऊपर डायरेक्टली अटैक कर रहा होता तो हम फिर यूएसए के हिसाब से देखते हैं। लेकिन जब आप मिडिल ईस्टर्न बेसिस का इस्तेमाल कर रहे हो, आप इन कंट्रीज का इस्तेमाल कर रहे हो, तो हम भी उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरीके से इन्होंने किया, जैसे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो या मिडिल ईस्टर्न बेसिस के टारगेट करना हो। लेकिन इन्होंने एक चीज बताई कि जहां तक इनसे जब ये सवाल पूछा गया कि क्या जो इंडियन लोग वहां रह रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, क्या वो आपकी प्रायोरिटी है, तो उन्होंने बोला ये तो हमेशा से ऐसा रहा है। मतलब इवन 40 साल पहले जो वॉर हुई थी उस टाइम पे भी हम जो कर सकते थे हमने वो किया। हमने हमेशा जो भी हमारे यहाँ पे विजिटर्स आ रहे हैं या फिर हमारे यहाँ पे लोग रह रहे हैं, और खासकर इंडियंस, हम उन सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा, ये 40 साल पहले की कौन सी वॉर है? और मैं बार बार कहता हुआ आया हूं कि जब भी कोई स्टेटमेंट आते हैं, ठीक है, वो न्यूज बहुत इंटरेस्टिंग होती है एंड दैट्स व्हाई आप थंबनेल पे भी वही चीज देखते हैं, बट बात यह है कि वो किस कंटेक्स्ट में कही जा रही है, उसके ऊपर आपका एनालिसिस क्या है, और क्या आप हमें कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव या एनालिसिस या फिर जो आर्टिकल में लिखा हो उसके अलावा आप नॉलेज दे सकते हैं, वही सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो मैं इस वॉर के बारे में भी डिस्कस करूंगा जो इन्होंने अभी ईरान के जो सुप्रीम लीडर के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने जो ये बात कही है 40 साल वॉर, जो 40 साल पहले जो वॉर हुई उसके बारे में। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है द बिगेस्ट एवर स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर यूपीएससी सीएससी, डबल धमाका है। इसमें आपको गारंटेड स्कॉलरशिप मिलेगी 40 करोड़ की। 11 अप्रैल को 11 सुबह 11 बजे और शाम की 5 बजे 2 टाइम स्लॉट रखे गए हैं, आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और साथ साथ में जो 32 टॉप 32 एस्पिरेंट्स होंगे उनको मिलेंगे कैश रिवॉर्ड्स ऑफ 8 लाख, जिसमें कि हम टीम्स बांटेंगे, उनको बुलाया जाएगा, उनका ट्रैवल एक्सपेंसेस, स्टेइंग एक्सपेंसेस सब कुछ हमारे ऊपर होगा। क्विज कंपटीशन करवाया जाएगा और जो भी फर्स्ट प्राइज जीतेगा उसे 5 लाख, जो सेकंड प्राइज जीतेगा उसे 2 लाख एंड जो थर्ड और फोर्थ पर रहेगा उन्हें मिलेगा 50,000 ईच। तो प्लीज एनरोल करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब जहां तक बात रही आपकी 40 साल पहले की वॉर की, उस टाइम पे आपको यह समझना पड़ेगा ये किस वॉर की बात कर रहे हैं। अब ये बात कर रहे हैं ईरान इराक वॉर की। आप सभी को याद होगा कि ईरान इराक वॉर 1980s में शुरू हुई थी, लगभग 1 दशक या फिर आप कह सकते हो लगभग 8 साल तक ये चली थी। अब उसमें क्या हुआ था, इराक को उस टाइम लीड कर रहे थे सद्दाम हुसैन, उन्होंने ईरान को अटैक कर दिया। अब इराक को ये लगा कि ईरान बहुत कमजोर है, जैसा इस टाइम यूएस को लगा कि ईरान बहुत कमजोर है, इकोनॉमी धीरे धीरे गिरती जा रही है, लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और शायद हम अटैक करेंगे तो वहां की जो ईरानियन मासेस है वो प्रोटेस्ट करेंगे और रिजीम चेंज हमें देखने को मिलेगा। ऐसा ही शायद इराक भी उस टाइम पे बिलीव कर रहा था, क्योंकि ईरान 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन से गो थ्रू हुआ था, जहां पे जो मोनार्की थी उसको ओवरथ्रो करके फिर आज जो आप देखते हैं कि सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमीनी जो मारे गए, उन्होंने 1979 ईरानियन रिवॉल्यूशन में ईरान की सत्ता संभाली। तो इराक को ऐसा लग रहा था कि अभी ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ है और ये कमजोर हैं, इनकी मिलिट्री भी इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है, चलिए अटैक कर देते हैं, और अटैक कर दिया। और इराक का सिर्फ से मकसद, ऐसे 2 मकसद जो अभी सारे नेशंस के, एक जो ऑयल रिच एरियाज है उनका कंट्रोल होना और मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल बनना। देखिए मैं आपको फिर बता देता हूं कि आपको लग रहा होगा ये लड़ाई तेल की है। देखिए तेल बहुत इंपॉर्टेंट डोमिनेंट प्लेयर है या फिर आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट सारी की सारी लड़ाई है डोमिनेंस की। जिस तरीके से यूएस वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अपना डोमिनेंस बढ़ाना चाहता है, अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस दोबारा से एक्टिव करना चाहता है, जो आप वेनेजुला में आपने देखा, ग्रीनलैंड को लगे धमकी देखी, या फिर उस पूरे रीजन में कोई भी ना तो रशिया ना ईरान ना चाइना किसी का इन्फ्लुएंस हो, इसलिए अपने डॉनरे डॉक्ट्रिन देखने को मिलती है। चाइना चाहता है कि उनका इन्फ्लुएंस साउथ चाइना सी या ईस्ट चाइना सी वाले रीजन में पहले एस्टैब्लिश हो। हर एक कंट्री अपने रीजन में अपनी पहले डोमिनेंस चाहती है, तभी वो अपने आप को रीजनल पावर के तौर पर प्रेजेंट कर सकती है, और तब जाके आप मल्टीपोलर वर्ल्ड में उन 4-5 कंट्रीज का नाम ले सकते हैं। इसीलिए यूएस चाहता है कि इजराइल की मदद से इस पूरे रीजन में उनकी डोमिनेंस हो। अब चाहे से आप ये कहें कि ये ऑयल की वॉर है, आप कहें कि पेट्रो युआन की वॉर है, या फिर हम चाहते हैं कि डॉलर की डोमिनेंस कमजोर हो उसकी वॉर है, वो सारे उसके इफेक्ट हैं। मैं कहूंगा कि ये सारे इसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे। कॉज सिर्फ इतना है, हर एक रीजन में अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश की जाए, दैट्स इट। चाहे वो यूएस हो, ईरान हो, रशिया हो, चाइना हो, ये सब यही चाहते हैं। इसलिए ईरान का गिरना रशिया और चाइना के लिए सबसे ज्यादा डेडली साबित हो सकता है, इसीलिए हमें ये चीज देखने को मिलती है। और फिर
जब आप इस वॉर के बारे में बात करेंगे ना, ये वॉर बहुत ज्यादा ब्रूटल थी। कई बार तो इसको वर्ल्ड वॉर 1 से भी कंपेयर कर लिया जाता है, जिसमें हालांकि कोई क्लियर विनर नहीं था इवन आफ्टर 8 ईयर्स, और बॉर्डर्स भी जो थी वो वैसी ही रही जैसी थी वो। और यहां तक ईरान ने केमिकल वेपन्स का भी इस्तेमाल किया था इरानियन सोल्जर्स के ऊपर, इवन अपने ही कुर्दिश लोगों के ऊपर भी। और ईरान के पास में उस टाइम वेपन्स नहीं थे, और अगर आप कहें वेपन्स थे तो इतने कम वेपन्स थे, लेकिन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी। तो वो एक साथ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, इतने सारे सोल्जर्स अटैक करते थे, जिससे कि इराक भी एक बार के लिए बैक स्टेप पे आ जाता था। तो एक तरफ इराक के पास में वेपन्स थे, सिचुएशन उनके फेवर में थी, वो वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे थे। ईरान के पास में उतने वेपन्स नहीं थे, लेकिन उनके पास में ह्यूमन वेव्स थी, एक साथ इतने सोल्जर्स से अटैक करवाना कि इराक भी एक बार बैक स्टेप पे आ जाए। लेकिन फिर ये जो वॉर है ये और ज्यादा डेडली होती जाती है। जब दोनों साइड को ये पता लग गया था कि अब हम ये वॉर नहीं जीतने वाले हैं, तो फिर उसके बाद में उन्होंने इनकी इंपॉर्टेंट सिटीज पे अटैक करना शुरू किया। इराक ने ईरान की जो कैपिटल है तेहरान, उसके ऊपर अटैक किया। ईरान ने बगदाद पे अटैक किया। लोग बहुत डर के माहौल में रहते थे। हर दिन आपको सायरन्स की आवाज देखने को मिल रही है, लोग बेसमेंट में छुप रहे हैं, कहीं भाग रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। इस तरीके से सिचुएशन है। और उसी सिचुएशन की वजह से आप देखेंगे कि ईरान ने फिर मिसाइल सिटीज बनाना सोचा। जब ईरान को यह पता लगा कि हमारी मिसाइल कैपेबिलिटी उतनी नहीं है, हमारे पास में वेपन्स की जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, वो उतनी नहीं है, तो उन्होंने अंडरग्राउंड टनल्स बनाना शुरू करा, मिसाइल्स को माउंटेन्स के अंदर स्टोर करना शुरू करा, मोबाइल लॉन्चर्स लेके आए कि वो मिसाइल्स को कभी भी कहीं से भी जल्दी से छुपा सकते हैं या फिर फायरिंग कर सकते हैं। और यही मिसाइल सिटीज, जिसके बारे में मैंने शॉर्ट भी बनाया था, यही आज उनकी सबसे बड़ी पावरफुल, या आप कह सकते हो, या फिर ईरान की सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन अगर कोई है तो वो है मिसाइल सिटीज। हालांकि ये जो वॉर है 1988 में यूनाइटेड नेशन की मदद से वॉर खत्म हो जाती है। किसी भी कंट्रीज ने कोई लैंड नहीं जीती, 1 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए, दोनों की दोनों इकोनॉमीज डिस्ट्रॉय हो गई। और कई बार मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर इसको ऐसी वॉर कंसिडर किया जाता है जो यूजलेस थी और डेडली वॉर्स थी। यहां तक की सारी बात थी। बट फिर एंट्री होती है पाकिस्तान की, जहां तक, क्योंकि अब सीज फायर की बात की जा रही है। हालांकि मैं इसके ऊपर एक बहुत डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूं, क्योंकि अब बहुत सारे बड़े बड़े डिग्निटरीज जो हैं, ऑफिशियल जो हैं, इवन इंडियन ऑफिशियल जो हैं, वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो स्टेचर है वो बढ़ चुका है। कितनी सच्चाई है, क्या सच में रियलिटी है, और क्यों मैं इस सीज फायर को कंप्लीट सीज फायर नहीं मानता हूं, इसके ऊपर मैं बाद में वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन बात यह है कि जब पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में कहा और एक मैसेज पहले एक्स पे पोस्ट किया गया था, तो उस टाइम पे भी इनको बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट किया गया। और पता नहीं, मतलब एक होता है ना कि पाकिस्तान कुछ सही भी करने जाता है ना तो गलत हो जाता है। कई बार मुझे ऐसा लगता है। अब इन्होंने एक मैसेज, इनको भेजा गया था एज अ फॉर्म ऑफ ड्राफ्ट, लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया। मतलब यहां तक कि एक ड्राफ्ट भेजा गया पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स, इसको भी इन्होंने डिलीट नहीं किया। ऑन देन उसके बाद में थोड़ी देर बाद इनकी खिल्लियां उड़ी जैसे उड़ती हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, जब आप इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं, आप इतना बड़ा कमिटमेंट कर रहे हैं, इतना बड़ा मैसेज भेज रहे हैं, तो एटलीस्ट यू लुक आउट फॉर दैट। मतलब आपकी स्टीम होनी चाहिए, आप उसको सीरियसली लें। आप सीरियसली लेते नहीं हैं, मुझे पता है। आप अपने देश को भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लोगों को भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट जब आप इतने बड़ी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जब पूरी दुनिया की निगाहें आपके ऊपर हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद में लोग अलग अलग थ्योरीज बनाने लगे कि क्या यूएस ने स्क्रिप्ट करी है पाकिस्तान पीएम की जो एक्स पोस्ट है, जिस तरीके से उन्होंने पहले ड्राफ्ट लिख दिया था, क्या उनको यूएस ने भेजा पहले और फिर उसके बाद में उन्होंने पोस्ट किया। देखिए, हालांकि अब जब भी ऐसी चीजें आएंगी तो स्पेकुलेशन आएंगे, अनुमान आएंगे, सब लोग पता नहीं क्या क्या किस तरीके की थ्योरी निकालेंगे। अब एक्जैक्टली मेरे पास तो उसके लिए नॉलेज नहीं है, लेकिन एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, बहुत ही फनी वीडियो है। एक बार के लिए आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। एंड देन उसके बाद में बात करते हैं कि कैसे सीज फायर तक पोजीशन आई है, सो दैट जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। हैव अ लुक एट दिस वीडियो। Easy! Ta-da! Mission failed. We'll get them next time. This is absolutely terrible! A few moments later. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, you just can't get into it because अब आपने ये वीडियो तो देख ही लिया होगा, ठीक है, नो ऑफेंस। अब शहबाज शरीफ साहब उन्होंने पहले जब ये पोस्ट किया, जहां पे ये कॉपी पेस्ट वाला पोस्ट था, तो उन्होंने बोला कि डिप्लोमेटिक एफर्ट जो है पीसफुल सेटलमेंट के लिए चल रहे हैं, ये मिडिल ईस्ट में कैसे पीस आ सके, ये वॉर रुक सके, और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, पावरफुली आगे बढ़ रहे हैं, और हमें लगता है कि कोई ना कोई रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। और मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप से भी रिक्वेस्ट की है कि 2 हफ्ते तक हमें एक्सटेंड करना होगा इस डेडलाइन को, जिससे कि हम सीज फायर ला सकें। सेम मैंने ईरानियन ब्रदर्स को भी ये बात कही है कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन रखें, और जो भी वॉरिंग पार्टीज हैं, खासकर यूएसए और ईरान, तो मैं चाहता हूं कि आने वाले 2 हफ्तों के लिए हर जगह आप सीज फायर देखें और डिप्लोमेसी को जगह दें, जिससे कि हम एक एंड टर्म या लॉन्ग टर्म पीस और स्टेबिलिटी इस रीजन में ला सकें। और सेम फिर डोनाल्ड जे ट्रंप भी इसके बारे में मेंशन करते हैं कि जो भी मेरी शहबाज शरीफ या फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ में बात हुई, आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा मीडिएशन हुआ है, जहां पे यूएस ने एक अपना असेट हो या एक अपना पपेट हो पाकिस्तान, उसको कैसे यूटिलाइज किया है इस पूरे सीज फायर के दौरान। लेकिन अगेन आई एम सेइंग यू इट्स नॉट अ कंप्लीट सीज फायर, आई विल गिव यू द कंप्लीट पिक्चर। फिर उन्होंने ये कहा कि जो मैं डिस्ट्रक्टिव फोर्स क्रिएट करने वाला था, जिस तरीके से मैं ईरान को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाला था, मैं उसको होल्ड पे लगता हूं। ईरान भी एग्री कर रहा है कि वो कंप्लीटली इमीडिएटली और सेफली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर देंगे। जो उन्होंने 10 पॉइंट प्रपोजल भेजे हैं, हम उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं, उसको फाइनलाइज किया जाएगा, देन देखा जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं। और सेम शहबाज शरीफ ने फिर बाद में ये भी कहा कि मैं बहुत प्लीज्ड हूं कि मैं अनाउंस कर रहा हूं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अलॉन्ग विद देयर अलाइज
अब इन्होंने, मुझे लगता है यही एक की पॉइंट है, यही एक ऐसी पोस्ट है जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसी पे पूरी पिक्चर चेंज होगी। इसीलिए आई एम सेइंग इट्स नॉट अ कंप्लीट सीज फायर। तो जहां पे इन्होंने कहा कि रिपब्लिक ऑफ ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अलॉन्ग विद देयर एलाइज वो मान चुके हैं कि सीज फायर होगा, सीज फायर इमीडिएटली अभी आ जाएगा, इफेक्टिवली ये आपको देखने को मिलेगा ग्राउंड के ऊपर, इंक्लूडिंग लेबनान एंड एल्सवेयर। और फिर बोला कि 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद टॉक्स होगी जहां पे हम फर्दर नेगोशिएट करेंगे कि हम लॉन्ग टर्म पीस कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं। एंड वही बातें कि इस्लामाबाद टॉक्स और कैसे पार्टीज ने विजडम दिखाई है, वो समझते हैं कि पीस और स्टेबिलिटी कितना मैटर करती है। और फिर डोनाल्ड जे ट्रम्प ने भी वही ट्वीट पे ट्वीट और पोस्ट पे पोस्ट डाला। बट क्या रियलिटी में पहली बात तो यही है कि अब आपने लेबनान को इंक्लूड कर दिया, लेकिन ईरान ने क्या किया? ईरान ने सबसे बड़ा हमला बोल दिया लेबनान के ऊपर विद 100 मिसाइल, जहां पे अब रिपोर्ट निकल के आ रही है 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल ये कह रहा है कि हमने हिजबुल्लाह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके ऊपर अटैक किया गया है। और फिर यहां तक अटकलें आ रही हैं कि अगर इजराइल लेबनान पे लगातार अटैक करता रहेगा तो ईरान जो है दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। और अब तो ये भी रिपोर्ट निकल के आ रही है कि ईरान जो है वो $1 पर बैरल जो है वो रुपीस की डिमांड कर रहा है। काफी जगह इसके बारे में मेंशन किया गया है कि अगर कोई भी मान लीजिए टैंकर या वेसल या शिप पास ऑन करती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो हमें $2 मिलियन पर शिप आपको देना पड़ेगा, टोल देना पड़ेगा। उसके बारे में बातचीत की जा रही है। अब क्या सिचुएशन उससे निकल के आती है वो तो आगे देखना पड़ेगा, बट अगेन इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। बट लेट्स सी। बाकी जो मैंने पाकिस्तान के बारे में बात की, जो सीज़फायर के बारे में बात करी, मैं उससे ऊपर डिटेल वीडियो जरूर लेके आऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, and always remember one thing: live in such a way that universe will be proud of you.